हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम। कैसे हैं आप लोग? चलिए, दिस इज सुमन शेखावत एंड आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और आई थिंक इसको लेके बहुत लोगों को क्वेरी रहती है। इफ़ यू आर टारगेटिंग कैट एंड अदर मैनेजमेंट एग्जाम्स लाइक स्नैप, एनमेट, सीमेट, सीईटी, आईएफटीटीएस एक्सेट्रा, तो अगर आप कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर अदर मैनेजमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप कोई भी पैसेज को रीड करते हो, है ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इवन रीड करने से पहले भी आप जब एक एक आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता है, जब आप आरसी के बारे में सुनते हैं, पैसेज के बारे में सुनते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन आरसी, आरसी में जो है या पैसेज में जो है बेसिकली कितने टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। बिकॉज होता क्या है ना कि हम आई थिंक अभी वो स्कूल वाला सिस्टम तो है नहीं कि हम कोई भी पैसेज को रीड करेंगे एंड देन हम क्या कर लेंगे, उसी के बेस पे हम क्या कर देंगे, आंसर कर देंगे। तो अभी वो वाला सिस्टम तो है नहीं कि ओनली एंड ओनली पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस ही आने वाले हैं। देख के इनको ऐसा लगता है कि यार ये कहीं ना कहीं रिलेट ही करेंगे क्या, बट थोड़ा सा आपको इनमें अलग कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो होते हैं हमारे पास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये आइडिया होना चाहिए कि कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन पैसेज बेस्ड नहीं होता है। कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे लॉजिकली भी आपको सॉल्व करने होते हैं, वो क्रिटिकल रीजनिंग बेस्ड होते हैं। क्योंकि अब वो कितने टाइप के क्वेश्चंस हैं और उनको हमें कैसे डील करना है एंड ऑल दैट, ये सब चीजें जो है वो हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हमें डील करना है। एम आई राइट? चलिए, सो बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो आप सबको दिख ही रहा है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन आरसी पैसेजेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उससे पहले आप लोग जो है इस क्यूआर कोड के थ्रू, अगर आप लोगों ने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना है। अगर आपको वीडियो जैसा भी लगता है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इस पे जरूर कमेंट करके बताइएगा। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी और आपको लगता है कि मैम आई थिंक कोई भी आपको लगता है कि मैम ये वाला टाइप, वैसे तो मैंने सब कुछ कवर किया ही है, बट आपको ऐसा लगता है कि मैम ये वाला टाइप जो है ना वो रह गया है, तो इसके बारे में भी हमें बताइए, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। कमेंट मीन्स आफ्टर सेशन खत्म हो जाने के बाद जो कमेंट सेक्शन होता है वहां पर आप पूछ सकते हैं मुझसे। एंड दीज आर माई सोशल मीडिया हैंडल्स एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। लाइक ये जो टेलीग्राम आईडी है हमारा, आप इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा सो डेट आपको सारे अपडेट्स, नोटिफिकेशंस एंड मटेरियल्स वगैरह यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, सो बहुत ज्यादा लेट ना करते हुए हम सीधा पॉइंट पे आते हैं, टॉपिक पे आते हैं कि टाइप्स ऑफ आरसी क्वेश्चंस, कितने टाइप्स के जो आरसी क्वेश्चंस होते हैं ना वो आते हैं कैट एग्जाम में। कितने टाइप के आरसी क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमारे पास में आते हैं कैट एग्जाम में। चलिए, सो उसके बारे में देखते हैं। आई थिंक आप लोग को विजिबल है ना, बता देना, अदरवाइज जो मैं बोल रही हूँ उस पर तो फोकस कर ही लीजिए। आफ्टर यू हैव लर्न अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरसी पैसेजेस, जब आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरसी पैसेजेस के बारे में, जो कि इससे पहले जो लेक्चर था आपका वो था डिफरेंट राइटिंग स्टाइल एंड कैटेगरीज ऑफ आरसी, कितने कैटेगरीज के आरसी जो हैं वो आते हैं एग्जाम में, कितने कितने डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स जो हैं वो होते हैं आपके, तो ये सब चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो अब हम आते हैं कि कितने टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास में आते हैं। तो चलिए, सो द नेक्स्ट स्टेप शुड बी to familiarize yourself with the kind of questions, basically कितने types of questions होते हैं आपके पास में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए that are asked from these passages. So basically होता क्या है आपके पास में, generally the RC questions are following types, आपके पास में इतने टाइप के RC questions आ सकते हैं। इट मीन्स कि अगर आप किसी आरसी को डील करने जा रहे हो, सॉल्व करने जा रहे हो, तो आपके पास में इतने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो हमें देखने को मिल सकते हैं, राइट? चलिए, फर्स्ट है आपके पास में मेन आइडिया क्वेश्चन, यानी कि इसमें आपसे क्या पूछा जाता है, मेन मुद्दा ऑफ द पैसेज, मेन पर्पस ऑफ द पैसेज। नेक्स्ट है आपके पास में टाइटल, इट मींस कि जो आपका कंप्लीट पैराग्राफ गिवन है उसे एक सुटेबल टाइटल दीजिए आप अपने अकॉर्डिंग, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि हमें ऑलरेडी टाइटल्स गिवन होते थे तो अब हमें फाइंड आउट करने हैं। टोन बोल सकते हो या एटीट्यूड बोल सकते हो ऑफ द पैसेज, स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड क्वेश्चंस, ये बहुत आप लोगों के माइंड में आता है। देखो टोन मींस क्या होता है ना, टोन सिर्फ ये उतना ही नहीं है, अगर मैं इसकी बात करूं, टोन सिर्फ इतना ही नहीं है कि डायरेक्टली आपको एक टोन दे दिया कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बताइए। बेसिकली ये पॉजिटिव नेगेटिव टोन वाला कॉन्सेप्ट ना हमें पैरा समरी एंड पैरा कंप्लीशन में लगाना होता है, बट यहाँ पर मैं आपको बहुत सारे टोन्स हैं जो कि मैं आपको कराऊंगी, आपको बताऊंगी, एंड आपको मुझे ये बताना है कि हाँ मैम ये वाला जो टोन है, ये इतने टाइप के जो टोन्स होते हैं, बहुत सारे टाइप्स के टोन्स हैं। बेसिकली मैंने उन्हें 2 सेक्शंस में डिवाइड किया है, सब्जेक्टिव टोन्स एंड ऑब्जेक्टिव टोन्स, एंड उनके और भी ज्यादा काइंड ऑफ
मतलब बहुत सारे सब्जेक्टिव में बहुत सारे टोन्स हैं आपके, ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे टोन्स हैं आपके, तो वो सब हम करने वाले हैं, है ना, आगे अपकमिंग लेक्चर्स में हम वो सब करने वाले हैं। बट एक जो इन जनरल, अगर आपको उन टोन्स के बारे में नहीं पता होता है तो एक जो जनरल टोन होता है ना, वो क्या होता है, आपका पॉजिटिव नेगेटिव वाला टोन होता है, उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाली हूँ। ओके, फिर आता है स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ा सा आप लोगों को जो कंफ्यूजन हो जाता है वो है स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ये क्वेश्चन है या फिर फैक्ट बेस्ड। हम कई बार पता है क्या करते हैं, हम इनको मिक्स कर देते हैं। देखो, स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन मैं आप लोगों को ऑलरेडी मेरी क्लास में करा चुकी हूँ, एंड वो पता है कौन सा होता है, जो आपके पास में ना, सपोज हमारे पास में 7 पैराग्राफ्स हैं, ये कंप्लीट आरसी है एंड वी हैव 7 पैराग्राफ्स। तो आपके पास में ऑप्शंस कुछ ऐसे होते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। और उसमें पता है क्या होता है, हर एक पैराग्राफ से ना, हर एक पैराग्राफ से आपको एक वर्ड उठा के दिया जाता है, कोई भी एक सिंगल वर्ड, यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ होगा, कोई भी वर्ड, देन ऐसा साइन, देन एक और वर्ड, देन ऐसा साइन, देन एक और वर्ड, इस टाइप से 7 वर्ड्स जो हैं वो आपको गिवन होंगे। इट मींस पता है क्या होता है कि हर एक पैराग्राफ का जो है वो जो वर्ड है ना वो इंपॉर्टेंट है, हर एक पैराग्राफ का वो वर्ड जो है वो इंपॉर्टेंट है। इट मींस होता है ये, समझ रहे हैं आप, इट मींस कि इस पैराग्राफ में जो इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो मैं आप लोग को बोलती हूँ ना कि समरी करके सॉल्व किया करो, हर एक पैराग्राफ का समरी करो, तो अगर आप वो समरी करेंगे ना, हर एक पैराग्राफ को अपने वर्ड्स में समराइज करोगे, मैं आपको बोलती हूँ ना 2 to 3 वर्ड्स में या 4 मैक्स टू मैक्स 4 to 5 वर्ड्स में उसको समराइज किया करो कि हाँ ये जो पूरा पैराग्राफ है वो ये कहना चाह रहा है। ये मैं अपनी क्लास में कराऊंगी भी आपको, हाउ टू समराइज अ पैसेज करके लाइव लेक्चर लेंगे हम वो। सो उसमें क्या होता है ना कि एक पैराग्राफ को आप क्या करेंगे, समराइज करेंगे और लिख लेंगे। अब आपके पास में जब ये ऑप्शंस गिवन होंगे ना, जब ये ऑप्शंस गिवन होंगे एंड आप क्या करेंगे उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। आपको करना क्या होता है, हर एक पैराग्राफ का जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो आपको चेक करना होता है एंड देन जो आपका करेक्ट ऑप्शन है उसको चूज कर दीजिए। वो होते हैं आपके स्ट्रक्चर बेस्ड। और जबकि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस कौन से होते हैं हमारे, फैक्ट बेस्ड या डायरेक्ट, इट मींस कि आपको डायरेक्टली कोई स्टेटमेंट गिवन होगा आपके पैसेज का, आपके पैराग्राफ का, है ना, कि फ्रॉम द 3rd पैराग्राफ एंड फ्रॉम द 31st लाइन, इस टाइप से करके, या फिर कोई आपको डायरेक्ट ही कोई स्टेटमेंट गिवन होगा एंड आपको बोला जाता है कि आपको इसको जो पैराग्राफ में जो बोल रहा है उसी के अकॉर्डिंग बताना है, एक्सप्लेन करना है। तो ये वो होते हैं जो डायरेक्टली आपको पैराग्राफ में जिनके आंसर मिल जाते हैं। जबकि स्ट्रक्चर बेस्ड मिलेगा ये भी पैराग्राफ में, बट वो वर्ड वाले होते हैं स्ट्रक्चर, समझ रहे हैं, तो वैसा कुछ। नेक्स्ट है इन्फरेंस क्वेश्चंस। इन्फरेंस क्वेश्चंस कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस, एग्री डिसएग्री, जिन क्वेश्चंस के साथ में एग्री, है ना, ऑथर एग्री कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस टाइप से करके आते हैं। वोकैबुलरी, डायरेक्ट वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो इन सब के बारे में अब हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि बेसिकली ये क्वेश्चंस होते क्या है एंड इनका स्ट्रैटेजी क्या है। इनका स्ट्रैटेजी क्या हो सकता है आप खुद देख लीजिए एक बार इनको, मैं सामने से हट जाती हूँ। स्ट्रैटेजी इनका क्या है सॉल्व करने का, वो भी हम अब देखेंगे। ओके, चलिए सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट टाइप है हमारे पास में, फर्स्ट टाइप है हमारे पास में मेन आइडिया क्वेश्चंस। की जो मेन आइडिया क्वेश्चंस होते हैं ना वो कैसे होते हैं, उन्हें कैसे डील किया जाए। चलिए स्टार्टिंग विद द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड आरसी क्वेश्चन। ये आपसे हर एक पैसेज में ये क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है, मेन आइडिया क्वेश्चन, राइट। सो व्हाट डू यू थिंक कैन बी द पर्पस ऑफ द मेन आइडिया क्वेश्चन। क्या आपको पता है कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है, इसका पर्पस क्या रहता होगा ऑथर का, वो क्यों पूछता होगा हमें कि मेन आइडिया बताओ। चलो, और वैसे मेन आइडिया को हम ना बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अगर आपने देखा हो, आप कोई स्टोरी रीड करते थे, आप बचपन से कोई स्टोरी रीड करते थे तो लास्ट में कुछ गिवन होता था, मॉरल ऑफ द स्टोरी, एम आई राइट। लास्ट में आपके पास में गिवन होता था मॉरल ऑफ द स्टोरी। तो ये वही है और कुछ नहीं है ये। Just like every movie is based on some theme or idea, it wants to convey. It means कि कोई भी मूवी होती है या वो अपने थीम के थ्रू या अपने आइडिया के थ्रू, आई मीन वो मूवी क्या कन्वे करना चाहती है, हमें क्या बताना चाहती है ना, आपको क्या बताना चाहती है। सपोज कोई भी मूवी हो, चलो बाहुबली ले लेते हैं, मोस्ट ट्रेंडिंग मूवी जो आई थिंक सबने देखी होगी, बाहुबली, है ना, काफी लंबी चौड़ी मूवी है, 2 पार्ट्स में जाके वो कंप्लीट हुई है। तो अब मुझे ये बताइए कि जो बाहुबली मूवी थी आपने उससे क्या सीखा। वो इवन चलो आपने क्या सीखा, कुछ भी सीख सकते हो,
है ना। अब ये मत बोलना कि मैम मैंने वो प्रभास की जैसे वो पहाड़ों पे चढ़ना सीखा था या जो भी है, ऐसा नहीं, कुछ अच्छा ही सीखा होगा। सो बाहुबली मूवी क्या कन्वे करना चाहती थी, है ना। तो क्या नाम है उनके डायरेक्टर का, यार बहुत अजीब सा नाम है, मुझे याद नहीं रहता, पता नहीं क्या नाम है, कुछ है तो सही, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है, सॉरी, जो भी है खैर। तो वो आई मीन क्या कन्वे करना चाहते थे, क्या सिखाना चाहता था उसका, खैर डायरेक्टर तो क्या ही कन्वे करना चाहेगा, वो तो ऑथर का काम होता है। सो जिसने मूवी वो लिखा था वो क्या कन्वे करना चाहता था, आपको क्या सिखाना चाहता था, बताइए जरा। वो आपको सिखाने, आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी, जो ऑथर कन्वे करना चाहता था कि आपको कैसे अपने पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए, उनकी आई मीन एक आइडियल, जो मुझे लगता है कि एक आइडियल जो बच्चे हैं वो कैसे हो सकते हैं, अपने पेरेंट्स की हर बात माने, है ना। और आई मीन उनको बहुत रिस्पेक्ट दे, अपने से बड़ों को बहुत रिस्पेक्ट दे, जैसे वो प्रभास देता था उनको कटप्पा। सो अपने से आपसे बड़ा चाहे वो कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता कि उसको आपसे पोजीशन में चाहे नीचे हो, डजेंट मैटर, लेकिन अगर कोई आपसे बड़ा है तो आप उसे कैसे रिस्पेक्ट दे। और अगर आप सही के लिए आपको किसी के भी अगेंस्ट जाना पड़े तो आपको जाना चाहिए, अगर वो चीज सही है ना। सही चीज का आपको हमेशा साथ देना चाहिए, सपोर्ट देना चाहिए, फिर चाहे आपको किसी के भी अगेंस्ट जाना पड़े उसके लिए। आई थिंक ये सब चीजें हैं। और आपको मतलब आप अगर किसी चीज को अच्छे से जानते हैं तो दूसरों की बातों में आके, जैसे वो शिवगामी देवी अपने खुद के बेटे की बातों में आके और प्रभास पे बिलीव नहीं किया था ना, काइंड ऑफ। तो अगर आप किसी को अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से पहचानते हैं, तो आपको दूसरों की बातों में आकर उसे कभी भी गलत नहीं समझना चाहिए। तो कुछ ऐसी चीजें आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी ये सब मॉरल थे उसके। तो बस यही है ना। सो चलिए, तो मेन आइडिया भी हमें वही बताता है, मेन मुद्दा ऑफ द पैसेज, कि भैया इस पैसेज के थ्रू ऑथर आपको ये बताना चाहता है, ये कन्वे करना चाहता है, ये सिखाना चाहता है, ठीक है। तो बस यही होता है। सो अ पैसेज ऑल्सो रिवील्स अराउंड द सब्जेक्ट, दीज क्वेश्चंस बेसिकली चेक योर ओवरऑल स्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग। बेसिकली ये जो इस टाइप के जो क्वेश्चंस है ना, वो ये देखते हैं कि आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है। इट मीन्स कि आप पैसेज को कितने अच्छे से समझ पाए, क्योंकि अगर आप पैसेज को अंडरस्टैंड कर पाएंगे तभी तो आप मेन आइडिया या मेन पर्पस को फाइंड आउट कर पाएंगे, है ना। तो इट मीन्स कि आपने कितने अच्छे से अंडरस्टैंड किया है जो भी गिवन है आपको। दे मे फीचर इन द फॉलोइंग फॉर्म, कुछ इस टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया, इसको हम सेंट्रल आइडिया नाम से भी, ऐसा नहीं कि सेंट्रल आइडिया कुछ और चीज होती है कि मैम ने तो हमें सिर्फ मेन आइडिया ही बताया था कि यार मेन आइडिया क्वेश्चन होते हैं, अब ये तो सेंट्रल आइडिया आ गया, अब क्या करें। तो सेंट्रल आइडिया भी वही चीज है, कुछ अलग नहीं है। मेन पर्पस या मेन आइडिया नेम से भी आ सकता है क्वेश्चन हमारे पास में, है ना। Which of the options implies the gist of the passage, it means ये वही पूछना चाह रहा है। Summarize the passage in one line, it means भी वही है भैया। वन लाइन में आप क्या समराइज कर सकते हो, समरी तो नहीं बना सकते हो, आप लोग देख लें, समरी तो नहीं बना सकते हो, मेन आइडिया या मेन मुद्दा ऑफ द पैसेज ही बता पाएंगे, है ना। तो बस यही होता है। तो ये इस टाइप के अगर कोई क्वेश्चंस आते हैं ना, तो इट मीन्स आपसे क्या पूछा जा रहा है, इट मीन्स आपसे पूछा जा रहा है मेन आइडिया या मेन पर्पस ऑफ द पैसेज। ओके, तो आपको मेन आइडिया ही बताना है। अब चलो ये तो देख लिया हमने कि मेन आइडिया होता क्या है और इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो किस टाइप के होते हैं। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे स्ट्रैटेजी। अब हम देखेंगे स्ट्रैटेजी जो है मेन आइडिया क्वेश्चंस के लिए हमें क्या फॉलो करनी है। इफ यू सी केयरफुली, अगर आप ठीक से देखते हैं, मोस्ट ऑफ द आरसी पैसेजेस कन्वे देयर मेन आइडिया इन द फर्स्ट और कंक्लूडिंग लाइन। बेसिकली मेन मुद्दा जो है ना वो आपको कहां गिवन होता है। देखो हर एक पैराग्राफ का एक स्ट्रक्चर होता है, याद है मैंने बताया था आप लोग को कि एक कॉमन स्ट्रक्चर है जो कि हर पैराग्राफ, एवरी पैराग्राफ फॉलो करता है। और वो स्ट्रक्चर क्या है, याद करो कि द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पैराग्राफ क्या करता है, टॉपिक को इंट्रोड्यूस करता है, क्योंकि हर एक टॉपिक क्या है, कुछ ना कुछ आपको आई मीन हर एक पैराग्राफ किसी ना किसी टॉपिक पे होता है। तो फर्स्ट पार्ट जो होता है ना आपके पैराग्राफ का, वो क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है टॉपिक को। सेकंड पार्ट क्या करता है, डिफाइन करता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ तो ये सब मैं थोड़ा फास्टली रफली लिख रही हूँ। थर्ड पार्ट क्या करता है, एक्सप्लेन करता है उसी पॉइंट को जो टॉपिक आपको इंट्रोड्यूस कराया गया है। एंड द फोर्थ पार्ट जो है वो क्या करता है, कंक्लूजन देता है, आपको रिजल्ट देता है। एंड द फिफ्थ पार्ट इज एग्जाम्पल। मेरी राइटिंग समझ ना आए तो जो मैं बोल रही हूँ वही सुन लीजिएगा आप।
बहुत ज़्यादा अच्छी राइटिंग है, मुझे खुद ही समझ नहीं आती है बहुत बार, तो आई होप आप लोग सुनकर ही देख लें। अब मुझे एक चीज बताइए कि जो मेन मुद्दा है वो कहां पर गिवन हो सकता है? एक तो जहां पर उसको इंट्रोड्यूस किया गया है एंड जहां पर कंक्लूजन आया है या रिजल्ट आया है आपका। इन दो चीजों के बेसिस पे, इन 2 पॉइंट्स के बेसिस पे क्या हम मेन पर्पस का आइडिया नहीं लगा सकते हैं? अरे डेफिनेटली लगा सकते हैं, डेफिनेटली लगा सकते हैं। ओके, सो वाइल कंसिडरिंग द ऑप्शंस, अगर आप ऑप्शंस को कंसिडर करते हैं, अवॉइड चूजिंग, उस आंसर को चूज करना अवॉइड करें विच आर टू जनरल, जो कि क्या हो, बहुत जनरल हो या कॉमन सी बात कर रहा हो, या फिर बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक हो, बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक हो, बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक भी नहीं होना चाहिए तो बहुत ज्यादा जनरल भी नहीं होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हैं बी केयरफुल टू स्टॉप ट्रैप, आपको फंसना नहीं है, आपको फंसना नहीं है। एक गुड वे जो है टू आइडेंटिफाई द मेन आइडिया का, वो क्या है, टू लुक एट द पैसेज, आपको पैसेज को क्या है देखना है अच्छे से, फ्रॉम ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू, आपको ऑथर को रीड करना है, अपने आप को ऑथर समझो। मैंने आप लोगों से कल भी कहा था, कल के लेक्चर में भी, अपने आप को ऑथर समझो, है ना। वो बोलते हैं ना कि कभी कभी लगता है अपने भगवान है, वैसे कि आप जब भी आरसी सॉल्व कर रहे हो ना, तो ये सोचो कि ये स्टोरी मैंने ही लिखा है, ये पैराग्राफ मैंने ही लिखा है। अब सोचो आपने ये क्यों लिखा होगा, आप इस टॉपिक के थ्रू, क्योंकि उस पैराग्राफ का जो टॉपिक है ना, पहले वो फाइंड आउट कर लीजिए एंड देन ये देखिए कि आप इस टॉपिक के थ्रू क्या बताना चाह रहे होंगे, ये क्या समझाना चाह रहे होंगे, क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे होंगे आप इस टॉपिक के थ्रू, राइट। तो बस आपको ये सोच के करना है। अगर आप इस तरीके से करते हैं, यू विल बी एबल टू फिगर आउट, तो आप क्या करेंगे, आप फिगर आउट कर पाएंगे द ऑप्शन दैट कैप्चर्स ऑल द मेन एलिमेंट्स, जो मेन एलिमेंट्स है ना उनको कैप्चर आप कर पाएंगे डिस्कस्ड इन द पैसेज, जो पैसेज में गिवन मेन पार्ट जो है आप उसको पहचान पाएंगे। और अगर आपको एक बार मेन पॉइंट समझ में आ गया तो क्या हम उसका मेन पर्पस नहीं निकाल पाएंगे, क्या हम उसका मेन पर्पस नहीं निकाल पाएंगे? डेफिनेटली निकाल पाएंगे यार, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड द मेन पॉइंट या मेन टॉपिक ऑफ द पैराग्राफ एंड देन आप उसको थोड़ा सा ओवरव्यू लेके आइडिया लगा सकते हैं कि इसका पर्पस क्या रहा होगा, क्या कन्वे करना चाहता होगा ऑथर। तो बस आपको करना क्या है, कुछ नहीं, पैराग्राफ को अच्छे से रीड कीजिए, आपका फर्स्ट और जो लास्ट पार्ट है उस पर ज्यादा फोकस कीजिए इफ यू वांट टू फाइंड मेन आइडिया। तो अगर आप मेन आइडिया फाइंड करना चाहते हैं तो फर्स्ट एंड द लास्ट पार्ट पे आप ज्यादा फोकस कीजिए एंड बस यही है, जो मेन एलिमेंट है उसको कैप्चर कर लीजिए, मिल जाएगा हमें मेन पर्पस ऑफ द पैराग्राफ, है ना। ओके, यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े, अगर कोई क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब आ जाते हैं हम टाइटल क्वेश्चंस पे। अब आ जाते हैं हम टाइटल क्वेश्चंस पे। क्लोज टू, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटल क्या होता है, हेडिंग, जैसे कि ये एक हेडिंग है। टाइटल क्या होता है कि भैया इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं उसको शॉर्ट टू शॉर्ट बताना। इट मीन्स कि अगर आप इस चीज को देखते हैं तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि अंदर जो पैराग्राफ है इतना बड़ा सारा, वो किस बारे में है, किस बारे में है, वो थोड़ा सा ये आइडिया लग जाता है। टाइटल में थोड़ा सा टॉपिक वैसा ही है। क्लोज टू द मेन आइडिया क्वेश्चंस आर द टाइटल बेस्ड क्वेश्चंस एज द नेम स्टेट, जैसा कि नेम अपने आप में बता रहा है। इन दीज क्वेश्चंस यू नीड टू चूज अ सुटेबल टाइटल फॉर द गिवन पैसेज, आपको एक सुटेबल टाइटल चूज करना है पैसेज के लिए। वंस यू हैव आइडेंटिफाइड द मेन आइडिया, अगर एक बार आपने मेन आइडिया निकाल लिया, मेन आइडिया फाइंड आउट कर लिया एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज, मेन आइडिया और जो पैसेज में गिवन इंफॉर्मेशन है, अगर आपने वो एक बार पता लगा लिया, यू नीड टू चूज द ऑप्शन दैट सीम्स क्लोजेस्ट। अब हमें क्या करना है, द मेन, देखो मेन आइडिया और टाइटल थोड़ा सा आपको हो सकता है क्योंकि टाइटल बेसिकली क्या होता है ना, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफ द पैराग्राफ, और टाइटल क्या होता है, मेन आइडिया तो क्या होता है, यानी कि पर्पस ऑफ द पैसेज, यानी कि क्या मुद्दा है इसमें, क्या कन्वे करना चाहता है पैसेज। और टाइटल्स क्या होते हैं कि किस टॉपिक पे बात होने वाली है। अब थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है, अब थोड़ा सा इसमें है ना लॉजिकली आपको सोचना होगा। देखो जो टॉपिक होता है ना, जो टॉपिक होता है वो क्या है, यानी कि वो टॉपिक जो है वो हमारा टाइटल होगा, यानी कि किस टॉपिक पर ये पैराग्राफ है वो हमारा टाइटल होता है। बट क्या मेन आइडिया कभी भी ये बताता है कि टॉपिक क्या है इसमें? नो, कभी नहीं बताता। तो मेन आइडिया का काम क्या है, मेन आइडिया क्या बताता है हमें फिर,
मेन आइडिया हमें एक्सप्लेन करता है कि इसमें इस पैराग्राफ में जो गिवन है वो क्यों दिया है, ऑथर क्या कन्वे करना चाहता है, व्हाई दिस पैसेज इज गिवन। उस व्हाई का जो आंसर होता है ना वो होता है मेन आइडिया, कि ये पैसेज क्यों दिया गया है, किस लिए गिवन है, क्या समझाना चाहता है ऑथर इसके थ्रू। जबकि आपका टाइटल क्या बताता है कि इस पैराग्राफ का टॉपिक क्या है, इसमें आप क्या पढ़ने वाले हो, क्या पढ़ने वाले हो, और जो पढ़ा है उसका मुद्दा क्या है, जो दिया है आपको, जो पैसेज गिवन है उसका मेन मुद्दा क्या है, मेन पर्पस क्या है, क्यों दिया है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। ओके, सो स्ट्रैटेजी देख लेते हैं इनका फॉर टाइटल क्वेश्चंस। स्ट्रैटेजी देखते हैं, चलिए। सो सिलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स अ हिंट ऑफ द सेंट्रल आइडिया। थोड़ा सा आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए जो आपको क्या दे रहा हो, हिंट दे रहा हो, सेंट्रल आइडिया पूरा ना बता रहा हो। मैं थोड़ा सा इधर हो जाती हूँ, आप लोग देख लें, वो सेंट्रल आइडिया पूरा ना बता रहा हो बट उसका थोड़ा सा क्या दे रहा हो, हिंट दे रहा हो आपको। क्लियर है, हमें एग्जैक्टली मेन आइडिया नहीं बताना है बट थोड़ा उससे रिलेवेंट कुछ हो। इन अ वेरी फ्यू वर्ड्स, कुछ बहुत शॉर्टेस्ट टू शॉर्टेस्ट में, क्योंकि टाइटल्स तो हमेशा शॉर्ट होते हैं ना। ओके, सो सम ऑफ द ऑप्शंस में इंक्लूड ईडियम एंड लाइक आपको थोड़ा सा ट्रिकी बनाने के लिए कुछ ऑप्शंस में ईडियम्स भी ऐड कर दिए जाते हैं। इन सच अ केस अंडरस्टैंड व्हाट डू दे कन्वे इन एन इनडायरेक्ट मैनर एंड चूज योर आंसर अकॉर्डिंगली। देखो आपको बेसिकली इसमें करना क्या है, आपको इसमें बेसिकली करना क्या है कि आपको सेंट्रल आइडिया यानी कि जो मेन हमारा मुद्दा होगा, मेन आइडिया ऑफ द पैसेज के आसपास वाला जो ऑप्शन होगा ना वो आपको चूज करना है। कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको ईडियम फ्रेजेस या कुछ ऐसा। हम लोग पता है क्या करते हैं, हम कई बार क्लास में भी ऐसा आप लोग करते थे, कई बार हम लोग क्या करते थे, क्या करते हैं कि ऐसा ऑप्शन चूज कर लेते हैं हम हमेशा ही जो कि क्या हो, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे, है ना। ऐसा होता है बहुत बार कि हम ऐसा ऑप्शन चूज कर लेते हैं जो कि बहुत अट्रैक्टिव लग रहा हो दिखने में, ऐसा ऑप्शन चूज कर लेते हैं बट वो हमेशा ही गलत होता है। आपको अट्रैक्टिव ऑप्शन चूज नहीं करना है, आपको बहुत ज्यादा शॉर्ट आंसर भी चूज नहीं करना है। ऐसे नहीं कि 2-3 वर्ड्स में गिवन है हम उसे चूज कर लेंगे, नहीं, तब तो हम गलत कर देंगे। हमें चूज करना है जो हमारे मेन आइडिया से थोड़ा सा सिमिलर सा हो और वो एक टाइटल जैसा लग रहा हो, एक हेडिंग जैसा लग रहा हो, समझ रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि बहुत फैंसी वर्ड्स देख के और इडियम फ्रेजेस, मेटाफॉर्स एंड एडजेक्टिव, एडवर्ब इस टाइप के कुछ देख के कंफ्यूज हो जाओ कि हाँ यार ये बहुत अच्छा लगेगा। हर अच्छी दिखने वाली चीज जरूरी नहीं है सही हो, ठीक है। तो दिखने पे तो कभी जाना ही नहीं है, हर अच्छी दिखने वाली चीज जरूरी नहीं है कि सही हो। तो अपना माइंड यूज करें और जब इनकी प्रैक्टिस करेंगे ना हम इन क्वेश्चंस की तो और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चले, यहां तक क्लियर है सब, आगे बढ़े। ओके, अब थोड़ा सा वही चीज है जो मैं पीछे बता चुकी हूँ। ओके, अब आ जाते हैं हम टोन्स पे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये डेफिनेटली आपके पास में ये क्वेश्चन आता है एंड आप इजीली इनको कर सकते हैं अगर आपका वोकैबुलरी अच्छा है, क्योंकि जब मैं आपको टोन्स कराऊंगी तो वो वोकैबुलरी वर्ड से रिलेटेड, इट मींस इसका मीनिंग अगर ये है आपको पता है और वो पैराग्राफ आपने पैसेज जो रीड किया है उससे आपको थोड़ा सा वही चीज समझ आया है तो आप बता देंगे। देखो, another important type of RC question is the one of that requires you identify the tone of the passage। आपको इसमें टोन को आइडेंटिफाई करना होता है and you need to judge the attitude of the author। आपको ऑथर का एटीट्यूड जो है वो जज करना होता है, यहाँ पर आपको वो बताना होता है, समझ रहे हैं। और एटीट्यूड मीन्स कैसे बताएंगे, बोले। एटीट्यूड मीन्स विद द रिस्पेक्ट टू द डिस्कस टॉपिक। जो टॉपिक डिस्कस किया गया है ना, ऑथर उसके बारे में क्या सोचता है, ऑथर उसके बारे में क्या सोचता है आपको ये बताना है। इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हैं, फाइंड आउट द इमोशन एंड सेंटिमेंट विद विच द ऑथर हैज रिटन अबाउट द सब्जेक्ट। यानी कि ऑथर के क्या इमोशन रहे होंगे, क्या सेंटिमेंट रहा होगा, जो भी आपको सब्जेक्ट गिवन है, जो भी आपको सब्जेक्ट गिवन है ना उसके बारे में, उस पर ऑथर का क्या लाइक ऑथर का क्या इमोशन रहा होगा, क्या सेंटिमेंट रहा होगा, आप लोग देख लें। तो वो आपको क्या है बेसिकली इसमें बताना होता है। इट मीन्स, समझ रहे, टोन मीन्स आपको बताना क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपको बताना क्या है। अगर आपसे टोन पूछा गया है तो भैया सिंपल सा आपको ये बताना है कि इस पूरे पैराग्राफ में
ऑथर का एटीट्यूड क्या रहा होगा या ऑथर का टोन क्या है इस पूरी बात को बताने का, टोन कैसा है, समझ रहे? टोन मीन समझते हैं ना, कई बार आप लोग भी बोलते हैं यार तू ऐसे क्यों बात कर रहा है, तेरा टोन देख एक बार, बोलते हैं ना हम बहुत बार कि यार इसका टोन देखो कैसा है, तो बस वही वाला टोन आपको बताना है। इट मीन्स कि जो ऑथर जो भी चीजें कन्वे कर रहा है वो किस टोन में कर रहा है, किस सेंटिमेंट में कर रहा है, किस इमोशन में कर रहा है, डेफिनेटली आपको ये बताना है। दैट्स इट। अब हम आ जाते हैं इसका स्ट्रैटेजी पे। चलिए, स्ट्रैटेजी फॉर टोन क्वेश्चंस। देखो, व्हाइल द ऑथर्स एटीट्यूड, ऑथर का एटीट्यूड जो है मे बी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव हो। सपोज आप ये भी देख सकते हैं कि ऑथर का बिल्कुल न्यूट्रल है, जैसे कि फॉर्मल टाइप के आपके पैसेज होते हैं जो सिर्फ डेटास दे रहे हो, इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, उसमें ऑथर ना ही तो दुखी होगा, ना ही खुशी होगा, ना ही किसी को क्रिटिसाइज करेगा, है ना, ना ही किसी की तारीफ करेगा, किसी को प्रेज करेगा, कुछ नहीं होगा, जस्ट न्यूट्रल। तो न्यूट्रल वाले सोचो कौन कौन से हो सकते हैं, जो आपके टेक्नोलॉजी बेस्ड होते हैं, इकोनॉमी बेस्ड होते हैं, है ना, साइंस बेस्ड होते हैं, या फॉर्मल टाइप होते हैं, कुछ फॉर्मल इंफॉर्मेशन दे रहा हो, स्टडी हो, रिसर्च हो, इसमें क्या ही टोन होगा ऑथर का? ऑथर ये तो है नहीं इनमें कुछ खुश होगा या दुखी होगा, तो बस वही। द टोन में वेरी करता है फ्रॉम ह्यूमरस भी हो सकता है, ह्यूमरस मीन्स कि थोड़ा मजाकिया तौर पे, सरकास्टिक हो सकता है, सरकास्टिक मीन्स समझते हैं ना, सरकास्टिक वाला टोन होता है जो मजाक मजाक में आपके कभी कोई फ्रेंड्स हो गए, है ना, या फिर आपके सिबलिंग्स हो गए, कोई थोड़ा सा आपको सुना जाना एक सरकास्टिक वे में, मजे मजे में हंसते हंसते आप लोगों को कुछ बोल जाना, सुना जाना, है ना, जैसे हम बोलते हैं ना, कई बार चचा का एग्जाम्पल लेते हैं, वही। तो साइनिकल भी हो सकता है एंड हार्श भी हो सकता है। ये सब चीजें आपको मैं इन डिटेल एक्सप्लेन करूंगी इसके लेक्चर में, तो आप वो जरूर देख लेना। टाइटल टोन वाले लेक्चर्स जो हैं वो जरूर देख लेना, क्योंकि इनके बेसिक्स जो है बहुत अलग हैं, आप अपने आप से नहीं कर पाएंगे, इनके बेसिक्स देख लेना। अब बेसिकली होता क्या है ना कि इट इज सिमिलर टू द वे यू ट्रीट और टॉक, आप कैसे ट्रीट करते हो किसी को या किसी से कैसे बात करते हैं आप लोगों से, यू लाइक और डिसलाइक टाइप, तो ऐसा है। अ ग्रेट आइडिया वुड बी टू ब्रॉडन योर वोकैबुलरी। तो ये बेसिकली मैंने आप लोगों से क्या बोला, आप जो है टोन वाले क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर पाएंगे अगर आपका वोकैबुलरी बहुत अच्छा होगा, वोकैबुलरी बेस टू हेल्प यू आइडेंटिफाई द राइट टोन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। देखो, टोन्स में जो है ना वोकैबुलरी का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि जो आपको इनका मीनिंग पता होना चाहिए ना इन सब वर्ड्स का, कि साइनिकल मीन्स क्या होता है, क्रिटिसाइजिंग मीन्स क्या होता है, हार्श मीन्स क्या होता है, समझ रहे हैं, तो बेलिगरेंट मीन्स क्या होता है, ऐसे बहुत सारे, ऑर्थोडॉक्स एंड ये सब। तो ये बेसिकली आपका वोकैबुलरी ही चेक करते हैं। टोन क्वेश्चन जो है वो एक वोकैबुलरी क्वेश्चन ही है। अगर आपको पूरा पैसेज आपने रीड किया है, आपको पता है ऑथर किसके बारे में बोल रहा है, क्या बात बोल रहा है, कैसा बोल रहा है, अगर आपको वोकैबुलरी आपकी अच्छी है तो नो डाउट आप बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे, इससे कोई दिक्कत परेशानी आएगी ही नहीं। तो थोड़ा सा इंप्रूव करें वोकैबुलरी, और उसके लिए जो मेरा वर्ड पावर मेड इजी वाला जो कोर्स रहेगा उसको जरूर देख लेना। ओके, चलिए आगे बढ़े। आई थिंक ये इतना आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर बेस्ड और ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड जो आपके क्वेश्चंस हैं, उनसे आप क्या समझते हैं। ओके ओके, सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ आरसी क्वेश्चन जो है आरसी क्वेश्चंस इंक्वायरीज अबाउट द स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन, कि भैया स्ट्रक्चर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है ऑफ द पैसेज। द स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज जो है बेसिकली रेफर्स टू द लॉजिकल फ्लो। एक स्ट्रक्चर जो होता है वो लॉजिकली ही बात कर रहा होता है कि पहले इस पॉइंट पे बात की है इसने, यानी कि ये एक वर्ड है जिसके बारे में पूरा, या एक पॉइंट है जिस पर ये पूरा पैराग्राफ बात कर रहा है ना, क्योंकि बेसिकली वी हैव 4 to 5 to 6 7 जितने भी पैराग्राफ्स हैं, हर एक पैराग्राफ में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट होता है, तो वो एक स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा होता है, राइट। और वो स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, इंट्रोडक्शन एंड ऑल दैट, वो आप सबको पता है। So logically flow organization of the ideas in the passage, as you must have observed, आप जो है आपको इतना जरूर ऑब्जर्व करना है कि ईच पैराग्राफ जो है कन्वे सर्टेन पॉइंट, एक पॉइंट को जो है वो क्या कर रहा होगा, हर एक पैराग्राफ आपको पॉइंट और एम्फेसाइजेस ऑन द पर्टिकुलर आइडिया, किसी न किसी पर्टिकुलर आइडिया या एस्पेक्ट पर आपका वो जो पैराग्राफ होता है वो होता है, आप लोग देख लें, है ना, कि आपका जो हर एक पैराग्राफ होता है वो किसी ना किसी पॉइंट पर, किसी ना किसी पर्टिकुलर पॉइंट या पर्टिकुलर आइडिया पर ही होता है। एम आई राइट? तो बस आपको यही देखना है।
सच क्वेश्चंस में बी आस्क्ड इन द फॉलोइंग फॉर्म, आपसे इस टाइप से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन वाले क्वेश्चंस। और वो क्या है, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फोर्थ पैराग्राफ, फोर्थ पैराग्राफ का ऑर्गेनाइजेशन बता दीजिए, या फिर पूरे पैसेज का ही बता दीजिए। ये भी आता है, मोस्टली यही ट्रेंडिंग में आजकल पूरे पैसेज वाला है कि आपको हर एक पैराग्राफ का एक सिंगल वर्ड उठा के एंड आपको दिया जाता है एंड आपको उसका क्या करना होता है, ऑर्गेनाइजेशन बताना होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन बताना होता है। द बेस्ट डिस्क्राइब, ये क्वेश्चन बहुत आता है आजकल। द सेकेंड पैराग्राफ क्रिटिसाइजेस, सेकेंड पैराग्राफ जो है वो क्या क्रिटिसाइज कर रहा है। द फंक्शन ऑफ द थर्ड पैराग्राफ क्या है, थर्ड पैराग्राफ का फंक्शन बताइए, है ना। इस टाइप के जो क्वेश्चन जो मैं आप लोगों से बता रही थी, आप लोग चेक कर लें कि इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपसे ऐसे पूछे जाते हैं, आपको ये चीज बतानी होती है उसमें। तो चलिए, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब हम क्या देखेंगे, ये क्वेश्चंस तो हमें पता चल गया, अब आपको स्ट्रक्चर बेस्ड और ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन का करना क्या पड़ेगा भैया, करना क्या पड़ेगा आपको। नेक्स्ट स्टेप जो है, आई मीन ऑर्गेनाइजेशन वाला, आपको करना क्या है, आपको एक जो टॉपिक है, या फिर आप हर एक पैराग्राफ का जो एक पूरे पैसेज का जो लॉजिकल फ्लो चल रहा है, या तो वो देखो, या फिर हर एक पैरा का, पैसेज के हर एक पैरा का सेंट्रल पॉइंट देखो क्या है। सिंपल, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो अब इनको डील कैसे करेंगे, इसकी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, इन देखते हैं स्ट्रैटेजी। अ गुड आइडिया वुड बी टू पे अटेंशन टू ट्रांजिशन वर्ड्स। कैसे डील करेंगे कि जो आपके ट्रांजिशन वर्ड्स जो है ना, वो ट्रांजिशन वर्ड्स क्या होते हैं, अगर आपको हर एक पैराग्राफ में कुछ ऐसे वर्ड्स दिख रहे हैं, आयरॉनिकली, है ना, ऑल्दो, बट, एटसेट्रा, इस टाइप के कोई वर्ड्स दिखते हैं ना अगर आपको, तो उन पे फोकस करें, क्योंकि उनके आसपास इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है। जो सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है ना, वो इन्हीं वर्ड्स के आसपास होती है आपकी। तो आप चेक करें, दीज वर्ड्स शेप द ऑर्गेनाइजेशन। ये वर्ड्स जो होते हैं ना, वो ऑर्गेनाइजेशन को बताते हैं, क्योंकि इनके आसपास ही हमेशा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है। वेयर इज आइडियाज इन द पैसेज, दिस इज सिमिलर टू द वे you encounter various turning points in a movie directing. Okay, the flow of story plot, कि आपका कई बार क्या होता है ना, अगर आप मूवी देखोगे तो मूवी के स्टार्टिंग पार्ट में ये चीज आपको बताई थी। अगर आप किसी को मूवी बताते हो, इन शॉर्ट, अगर आप कोई मूवी देख के आए हो और आपका कोई फ्रेंड जो है वो आपके साथ में नहीं जा पाया, तो आप उसे मूवी बताएंगे, है ना, आके स्टोरी बताएंगे, तो क्या आप उसे एक एक चीज बताएंगे? कभी नहीं। आप तो उसे क्या बताएंगे, जो स्टार्टिंग में ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, 5 मिनट में मूवी बता देते हो। फिर आपने 3 आवर्स क्यों वहां पर वेस्ट किए, है ना, 3 आवर्स क्यों वेस्ट किए? क्योंकि आप वो सिर्फ हर एक पार्ट का जो इंपॉर्टेंट प्लॉट होता है या जो इंपॉर्टेंट आइडिया होता है, आप सिर्फ उतना ही बताते हो, एक एक चीज थोड़ी बताते हो कि हीरो तब हुआ, फिर हीरो उठा, फिर सोया, जो भी है, ये सब चीजें तो हम नहीं बताते हैं। हम तो सिर्फ इंपॉर्टेंट पार्ट बताते हैं, है ना। तो बस यही है, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई द ऑथर हैज इंट्रोड्यूस्ड अ पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट, कि हर एक आर्ग्यूमेंट ना क्यों दिया है ऑथर ने, हर एक आर्ग्यूमेंट क्यों दिया है हर एक पैराग्राफ में। ओके, सो काउंटर आर्ग्यूमेंट और एनेक्डोट इन अ पर्टिकुलर पैराग्राफ और अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ द आरसी. You will need to read the mind of the author so as to comprehend the development of the पैसेज। बस आपको इतना चीज ध्यान में रखना है इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए, कि जो कंप्लीट आरसी है ना, उसका जो हर एक पैराग्राफ है, आप उसमें से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट कर लो, आप इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को देख लो, डील कर लो। ओके, तो बस आपको इतना ही करना होता है, नथिंग एल्स। जो हर एक पार्ट का अगर आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाल लिया ना, इट मीन्स आपको ऑर्गेनाइजेशन समझ में आ गया। और ये कैसे करोगे, जब आप हर एक आरसी को समरी करके सॉल्व करेंगे। सो मैं आपको इसलिए बोलती भी हूँ कि आप हर एक आरसी को समरी करके सॉल्व करो, आपके क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। सारे क्वेश्चंस जो है, अगर आप खुद से समरी नहीं बनाएंगे तो सॉल्व नहीं होंगे। तो आप ट्राई करें कि जब भी आप किसी आरसी को सॉल्व कर रहे हैं ना, उसको समराइज करें इन योर ओन वर्ड्स, और आप उसको लिख लिख के सॉल्व करें। देखो, आरसी का 70% वेटेज है यार, तो लिख लिख के तो हमें सॉल्व करना ही चाहिए ना। तो आप ट्राई करें कि जब भी आप हर एक आरसी को, हर एक पैसेज को डील कर रहे हो, तो हर एक पैराग्राफ को समरी बनाओ। अगर आप इस पैटर्न से अगर 15 to 20 आरसीज भी सॉल्व कर लोगे ना, तो फिर आपको लिख के सॉल्व करने की नीड नहीं पड़ेगी। आप ऑटोमेटिकली इतने हैबिचुअल हो चुके होंगे कि हर एक पैराग्राफ का जो एक या दो वर्ड्स
में आप उसको समराइज कर लेंगे, और वही तो होता है ऑर्गेनाइजेशन। बस यही करना है हमें। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, इन्फ्रेंस क्वेश्चंस क्या होते हैं भैया। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ट्रिकी क्वेश्चंस, ये थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस रहते हैं आपके बाकियों के कंपैरिजन में। आस्क्ड फ्रॉम द आरसीज आर बेस्ड ऑन इन्फ्रेंस, जो कि इन्फ्रेंस पे बेस्ड होते हैं। द पर्पस ऑफ द इन्फ्रेंस क्वेश्चन क्यों दिए जाते हैं हमें, ऑथर क्यों इतना हमें टफ क्वेश्चन देता है यार, देखो रीजन है उसका भी, इज टू चेक योर एबिलिटी टू रीड बिटवीन द लाइन, कि आपने जिस पैराग्राफ को रीड किया है, जिस आरसी को रीड किया है, क्या आपने उसको उस डेप्थ में रीड किया है, क्या आपने उसको उस डेप्थ में रीड किया है, या एवं ऊपर ऊपर से रीड कर लिया और वो ले लिया, हाँ हाँ चलो ठीक है हो गया। इट मीन्स कि आपने उसको समझा कितना है, उसके पीछे का पर्पस, उसके पीछे का मुद्दा आपको कितना समझ में आया है, ये भी बहुत जरूरी है। ओके, इन्फ्रेंस में रेफर टू रीस्टेटमेंट और कंक्लूजन और कॉन्सिक्वेंसेस दैट ऑथर ट्राइज स्टेट इनडायरेक्टली, कि जो जो इन्फ्रेंस है वो आपको क्या बताना चाहता है, कि जो कंक्लूजन है या कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो ऑथर आपको इनडायरेक्टली वे में क्या बताना चाह रहा है। सच क्वेश्चंस जनरली फीचर इन द फॉलोइंग फॉर्म्स, आपसे इस टाइप से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, या फिर जरूरी नहीं है सिर्फ पैसेज से ही, इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द, ऐसे भी तो आ जाता है 31st लाइन, है ना, या फिर इन्फर फ्रॉम द थर्ड पैरा, तो ये भी आ जाता है आपसे। ठीक है, तो जरूरी नहीं है हमेशा यही पूछा जाएगा व्हाट कैन बी इन्फर फ्रॉम द पैसेज। ऑल्सो आपसे ये भी पूछा जा सकता है व्हाट कैन बी इन्फर फ्रॉम दिस लाइन, या फिर व्हाट कैन बी इन्फर फ्रॉम दैट पैराग्राफ, ऐसा भी करके आ सकता है। बट इन्फरेंस क्वेश्चन का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि इन्फरेंस क्वेश्चंस आपसे पूछे क्यों जाते हैं। तो भैया देखो सिंपल सी चीज है, इन्फरेंस क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे जाते हैं कि आपने जिस पैराग्राफ को रीड किया है या जिस पैसेज को आपने रीड किया है, क्या आपने उसको उस डेप्थ में अंडरस्टैंड किया है या नहीं किया है, या फिर ऊपर ऊपर से ओवरव्यू ले लिया, दैट्स इट। इसीलिए, और वो पता है आपको कब आएगी उसकी हैबिट, जब आप हर एक पैराग्राफ को समराइज करोगे इन योर ओन वर्ड्स। नेक्स्ट इन्फरेंस क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे देखते हैं। इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट, ऐसे ये क्वेश्चंस आते हैं आपके पास में, ऐसा भी आ सकता है इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज। ओके, इट कैन बी इन्फर्ड, व्हाट कैन बी इन्फर्ड व्हेन द ऑथर स्टेट्स, कोई स्टेटमेंट गिवन हो सकता है कि इस स्टेटमेंट के थ्रू ऑथर क्या इन्फर करना चाहता है, क्या बताना चाहता है। द सेंटेंस, कोई एक सेंटेंस गिवन हो सकता है और आपसे पूछा जाएगा इम्प्लाइज दैट, तो इस इम्प्लाइज मीन्स भी क्या है भैया, यही पूछ रहे कि क्या इन्फर कर सकते हैं आप। ओके, व्हाट डज द ऑथर मीन बाय द लाइन, इस लाइन के थ्रू ऑथर आपको क्या बताना चाहता है, ये भी इन्फर ही पूछ रहा है आपसे। व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस हो सकता है आपका फर्स्ट सेंटेंस या फिर 31st सेंटेंस, या यहाँ पे हो सकता है जैसे 31st लाइन या 11th लाइन, है ना, या फिर 5th लाइन, कुछ भी, और यहाँ पे आपको कोई सेंटेंस गिवन हो सकता है। अदर वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन द इन्फरेंस क्वेश्चंस आर, तो इन्फरेंस की जगह पर कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं कि अगर आपको वो दिए गए हो ना, तो इट मीन्स क्या है, तब भी आपसे इन्फरेंस ही पूछा जा सकता है, तब भी इन्फरेंस ही पूछ रहा है, मतलब जा क्या सकता है, तब भी आपसे ऑथर क्या पूछ रहा है, इन्फरेंस ही पूछ रहा है। तो आप उसको समझ जाएं, और वो कौन से हैं, डिड्यूस, इन्फर की जगह पे डिड्यूस, व्हाट कैन बी डिड्यूस, है ना, या फिर सरमाइज, या फिर अराइव एट एटसेट्रा, ये कुछ वर्ड्स हैं जो इन्फरेंस की जगह पर आपको गिवन होंगे, इन्फरेंस के प्लेस पर आपको गिवन होंगे, बट पूछना फिर भी आपसे क्या चाह रहा है ऑथर, इन्फरेंस ही चाह रहा है, अलग नहीं पूछ रहा है वो। कंफ्यूज ना हो जाए आप लोग कि यार मैम ने तो बताया था इन्फरेंस क्वेश्चंस को आप ऐसे डील कर लो, अब ये डिड्यूस वाले क्वेश्चन तो बताए ही नहीं मैम ने, है ना, या सरमाइज वाले क्वेश्चंस तो बताए ही नहीं, अराइव एट वाले क्वेश्चंस तो बताए ही नहीं, तो ये वही है, ये भी आपसे इन्फरेंस ही पूछ रहा है। ओके, कुछ अलग नहीं पूछ रहा। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि इनको डील कैसे करेंगे। तो हमने देख लिया क्या क्या हमसे पूछ सकता है, इन्फरेंस मीन्स क्या होता है। नाउ स्ट्रैटेजी पे देखते हैं। वंस यू गेट टू नो द लाइन फ्रॉम विच इन्फरेंस इज आस्क्ड, यानी कि अगर आप एक बार वो लाइन फाइंड आउट कर लें जिसका आपसे इन्फरेंस पूछा गया है, आपको इन्फर करना है जिसे,
तो रीड द लाइंस बिफोर एंड आफ्टर, यानी कि आपसे ये लाइन सपोज गिवन है और आपसे कहा गया है कि चलिए बताइए व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द लाइन, तो इसके आगे पीछे के सेंटेंसेस देखना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक लाइन में ही लगे पड़े हो और देख रहे हो कि अरे यार अब क्या है, तो आगे पीछे के ऑप्शन देखना भी जरूरी है। दिस विल help you correlate the ideas and arrive at the correct option। तो बेसिकली जरूरी नहीं है कि आपसे जिस लाइन का इन्फरेंस पूछा गया है, सपोज आपको कोई एक सेंटेंस गिवन है ना, ये एक सेंटेंस है और आपसे कहा गया है कि व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द सेंटेंस, तो आपको सिर्फ इस सेंटेंस पे ही नहीं देखना है, ओके आपको इस सेंटेंस के आगे का इंफॉर्मेशन और पीछे का इंफॉर्मेशन पूरा एक बार देख लो, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लो, तो आप अपने करेक्ट आंसर के बहुत क्लोज पहुंच जाएंगे, क्योंकि पूरा ओवरऑल आपको देखना है उस सेंटेंस के आगे पीछे के लाइंस भी। ठीक है, ओके यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है तो बताओ हम आगे बढ़ते हैं। अगर यहां तक कोई दिक्कत परेशानी समस्या अगर आपको नहीं है तो हम फिर आगे बढ़ते हैं, बताइए। चले नेक्स्ट, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस हैं अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, जो कि क्या है, स्पेसिफिक काइंड ऑफ क्वेश्चंस इनको हम कहते हैं, जो कि फैक्ट बेस्ड और डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, जो आपको सीधे सीधे पैसेज से ही देखने हैं। ओके, एज यू कुड गेस फ्रॉम द नेम, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, सच क्वेश्चंस रिक्वायर यू टू आइडेंटिफाई द करेक्ट एंड इनकरेक्ट फैक्ट्स। आपको सिर्फ जो फैक्ट्स गिवन है उन्हीं के बेसिस पे आंसर करना है कि जो ऑप्शंस गिवन है ABCD, उसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें करेक्ट फैक्ट्स गिवन है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें करेक्ट फैक्ट्स गिवन है, उसी को चूज कर दें। जो आपसे पूछा है उसके रिगार्डिंग फैक्ट्स जो हैं वो पैराग्राफ में, आपके पैसेज में क्या एग्जैक्टली आपको गिवन है। इनकरेक्ट है तो एलिमिनेट करते हुए जाइए, एलिमिनेशन प्रोसेस हमेशा यूज करना है। ओके, तो पैसेज के अकॉर्डिंग चेक कर ले। दीज क्वेश्चन आर आस्क्ड इन द फॉलोइंग फॉर्म। आपसे कुछ ऐसा पूछा जा सकता है कि द पैसेज स्टेट्स दैट, पैसेज ना ये कह रहा है, पैसेज स्टेट्स दैट, तो आपको वो पैसेज में ही देखना पड़ेगा। द ऑथर मेंशंस द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी कि ऑथर ने जो है मेंशन किया है, कहाँ मेंशन किया होगा, सोचो पैसेज में ही तो किया होगा ना। तो ऑथर मेंशंस फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी कि जो एक्सेप्ट मीन्स क्या होता है, इसके बिना। इसका शॉर्ट भी डाला हुआ है मैंने मेरे YouTube पे, इसका शॉर्ट देखना। एक्सेप्ट 2 वर्ड्स होते हैं आपके, EXCEPT एक्सेप्ट और ACCEPT एक्सेप्ट। इसका शॉर्ट मैंने डाला हुआ है, दोनों के बीच का डिफरेंस आप वहां से चेक कर सकते हैं जाके। ओके, तो एक्सेप्ट यानी कि इसको छोड़ के, इसके बिना, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, अकॉर्डिंग टू द पैसेज आपको चूज करना है कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो पैसेज में एज इट इज या इसी से रिलेवेंट कुछ इंफॉर्मेशन गिवन हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। अब करेक्ट और इनकरेक्ट का हम कैसे आइडिया लगाएंगे, हम कैसे पता लगाएंगे, है ना, कि कौन सा आपका स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है और इनकरेक्ट है। तो चलिए देख सकते हैं हम यहाँ। सो द क्वेश्चन मस्ट बी अपेयरिंग क्वाइट इजी टू यू। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं होते हैं, क्योंकि इनके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली आपको पैसेज में गिवन होती है, तो ये हम इजीली कर लेते हैं, क्योंकि हमें डायरेक्टली पैसेज पे जाके ही चेक करना है। ऐसे बहुत ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना होता, बहुत ज्यादा लॉजिकली नहीं सोचना होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चले, आगे बढ़े। ओके, अब इनकी स्ट्रैटेजी देख लेते हैं। स्ट्रैटेजी क्या फॉलो करनी है इन क्वेश्चंस के लिए, जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं फैक्ट बेस्ड। सो फैक्ट्स एंड एग्जांपल्स आर मोस्टली यूज्ड टू सपोर्ट द मेन आइडिया। बेसिकली मेन आइडिया को सपोर्ट कर रहे होते हैं पैसेज में, क्योंकि फैक्ट्स तो मेन आइडिया के रिगार्डिंग ही होंगे ना। हमें फैक्ट देख के ही तो पता चलेगा ना कि मेन पर्पस क्या है, मेन मुद्दा ऑफ द पैसेज क्या है। तो फैक्ट्स तो होते ही इसलिए हैं। सो रिमेंबर दैट दीज आर नॉट द सेंट्रल आइडियाज। बट ये चीज ध्यान रखें कि खुद सेंट्रल आइडिया नहीं होते हैं, बट इनके बेसिस पे हम क्या करते हैं, सेंट्रल आइडियाज को देखते हैं। इनके बेसिस पे ही हमें आइडिया लगेगा कि सेंट्रल आइडिया क्या हो सकता है। यू मे नीड टू री रीड सम पार्ट्स ऑफ द पैसेज और डू सम माइनर कैलकुलेशंस। हाँ, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है, एक बार री रीड कर लिया करो। डायरेक्टली पैसेज बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं, है ना, तो एक बार क्वेश्चन पे जाके फिर से पैसेज पे आ जाया करें। कैलकुलेशन टू आइडेंटिफाई द राइट ऑप्शन। बेसिकली सच क्वेश्चन चेक योर अवेयरनेस, ये आपकी अवेयरनेस चेक करते हैं। इट मीन कि जब आप पैसेज को रीड कर रहे थे तो क्या आप सच में पैसेज रीड कर रहे थे या किसी और के बारे में सोच रहे थे कि अच्छा यार कल उसने मुझे देखा था, उसने मुझे देख के स्माइल किया था, है ना। पढ़ तो पैसेज रहे हो बट दिमाग में क्या चल रहा है कि कल उसने मुझे देखा था, उसने मुझे देख के स्माइल किया था, इट मीन्स शी इज इंटरेस्टेड इन मी।
अरे भैया हो सकता है वो तुम पे हंस रही हो, तो हर चीज को इतना भी देखो, आई नो लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, इतना भी पॉजिटिव नहीं रहना चाहिए, बट ठीक है, ज्यादा पॉजिटिविटी भी अच्छी नहीं होती है, तो वही चीज है, गलत फहमियां बहुत हो जाती हैं इसलिए। सो आपको क्या करना है, जब ये जो क्वेश्चन है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ये चेक करते हैं कि क्या आप मेंटली भी आपकी प्रेजेंस थी उस पैसेज को जब आप रीड कर रहे थे, क्या आप मेंटली रीड कर रहे थे, क्या बस रीड कर रहे थे, है ना, थोड़ा सा ये चीज भी चेक करता है। तो आपकी अवेयरनेस लेवल कितना है, इट्स मोर लाइक रीडिंग अ न्यूज़पेपर। अगर आप कोई न्यूज़पेपर आर्टिकल रीड करते हो, है ना, या रिकलेक्टिंग द फैक्चुअल पार्ट्स, तो उनमें से फैक्चुअल पार्ट्स को रिकलेक्ट करते हो ना, आपने सपोज कोई आर्टिकल रीड किया है, तो उसमें से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो आपकी अवेयरनेस पे बेस्ड है, आपको कितना समझ में आया है, आप जो है इजीली उसमें से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकाल लेंगे किसी आर्टिकल में से, अगर आपने उसको बहुत ज़्यादा ध्यान से रीड किया है, अच्छे से रीड किया है, राइट। चलिए, ऑल यू नीड टू डू इज स्पॉट द इंफॉर्मेशन फैक्ट्स स्टेटेड एक्सप्लिसिटली। आपको कुछ नहीं, जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसको ध्यान से पढ़िए, पूरा अपना फोकस वहीं पे लगा के पढ़िए, बहुत ज्यादा इधर उधर का ना सोचिए, जो चीजें गिवन है बस उन पे फोकस करो, दैट्स इट, हो जाता है इजीली। ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, जब हम इन क्वेश्चंस को डील करेंगे तो आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा। सारे क्वेश्चंस का मैं प्रैक्टिस कराऊंगी आपको आरसीज में, जब मेरा आरसी वाला सीरीज चलेगा ना। नेक्स्ट, एग्री और डिसएग्री टाइप क्वेश्चंस, ये बहुत आते हैं। एन इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम आरसी, ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है। एग्री एंड डिसएग्री क्वेश्चंस जिनको कि हम बोलते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो कॉल देम एक्सटेंडेड एप्लीकेशन क्वेश्चंस भी। व्हाट डू यू थिंक दीज क्वेश्चंस कैन बी? क्या आपको क्या लगता है कि ये क्वेश्चंस क्या पूछेंगे आपसे, है ये क्वेश्चंस क्या पूछेंगे आपसे? ये तो है नहीं कि ये पूछेंगे कि चलो कोई भी इन जनरल बात में कि चलो हम पिकनिक जाना चाह रहे हैं, कितने लोग एग्री हैं कितने डिसएग्री हैं, काइंड ऑफ ऐसा नहीं। तो सोचो क्या पूछ सकते हैं। तो ये कैसे क्वेश्चंस आते हैं? द ऑथर वुड मोस्ट लाइकली डिसएग्री विद, कोई एक आगे स्टेटमेंट दिया हुआ होगा, या फिर जरूरी नहीं गिवन हो, ये भी पूछा जा सकता है कि ऑथर जो है इन जनरली भी आपसे पैसेज में, आई मीन आपसे नहीं सॉरी, पैसेज में किस चीज पे डिसएग्री कर रहा था, या फिर द ऑथर वुड लीस्ट लाइकली एग्री, ये भी तो डिसएग्री हो गया ना, यानी कि किस चीज पे बहुत कम एग्री कर रहा था, बहुत ही कम एग्री कर रहा था। द टारगेट ऑडियंस जो है ऑफ द पैसेज इज मोस्ट लाइकली, कि जो टारगेट ऑडियंस जो है ना पैसेज की, वो क्या है, किस चीज पर मोस्ट लाइकली क्या है, एग्री या डिसएग्री। ओके, हाउ वुड द ऑथर मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्ड, किसको जो है वो मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्ड कर रही है टू द असर्शन दैट। तो ये इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि टारगेटेड ऑडियंस जो है वो मोस्ट लाइकली कौन सी है पैसेज की, इस टाइप से करके कुछ। अब इनका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, ज्यादा टफ नहीं आते हैं क्वेश्चन, बहुत इजी होता है, इजीली सॉल्व कर लोगे। एज यू कैन सी फ्रॉम द क्वेश्चंस कि यू आर एक्सपेक्टेड टू आंसर फ्रॉम द ऑथर्स पर्सपेक्टिव। आपने जैसे क्वेश्चंस देखे पीछे, सारे के सारे क्वेश्चंस ऑथर पे बेस्ड थे, तो आपको ऑथर का पर्सपेक्टिव समझना है। इट मीन्स कि आपको खुद को ही ऑथर समझना है, आपको ये सोचना है मैं ही ऑथर हूं, और अगर मैं ऑथर हूं तो मैं क्या सोच रहा हूँगा। आपको ये देखना है कि मैं ही ऑथर हूं, और अगर मैं ऑथर हूं तो मैं क्या सोच रहा हूँगा, या अकॉर्डिंग टू मी क्या होना चाहिए। एक अपना आंसर ना एक थोड़ा सा माइंड में भी बना लिया करें, एंड देन जो ऑप्शंस गिवन है उनके साथ उसको कंपेयर किया करें। Okay, so considering the ideas and author's attitude, you need to think how the author will react to the situation, कि author जो है वो situation पे कैसे react करेगा। Such questions are not really difficult, ये basically difficult नहीं होते हैं, even though they are not too direct, तो बहुत ज्यादा डायरेक्ट भी नहीं होते हैं। ऐसा भी नहीं कि सीधा सीधा तुम गए गिवन है, क्योंकि ये फैक्ट बेस्ड नहीं है ना, डायरेक्ट क्वेश्चंस तो है नहीं, तो आपको इनको थोड़ा सा तो इन्फर करना पड़ेगा ही, मतलब थोड़ा सा आपको इनको लॉजिकली सॉल्व करना पड़ेगा। जस्ट एंश्योर दैट योर आंसर जो है रेजोनेट विद द आइडियाज, कि आपका जो आंसर है ना वो कैसा होना चाहिए, आइडियाज से मैच करता हुआ होना चाहिए। ऑल्सो सच क्वेश्चंस में रेफर टू सम पर्टिकुलर पैराग्राफ, है ना, इंस्टेड ऑफ द ओल पैसेज। ये आपको पूरे पैसेज की बजाय पैसेज के किसी एक पार्ट से मिलेंगे। ऐसा क्यों है? क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन से देखो। देखो बेसिकली ये फर्स्ट पॉइंट, ये क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है। सेकंड पॉइंट कि ये क्वेश्चन डायरेक्टली भी गिवन नहीं है, थोड़ा बहुत आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट कि पूरा पैसेज इंपॉर्टेंट नहीं है किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। क्यों, वो मैं भी बताती हूँ। इसमें पूछा है
कि द ऑथर वुड लीस्ट लाइकली एग्री विद, आपका ऑथर आगे कुछ गिवन होगा आपको कि इस चीज के साथ में ऑथर जो है वो, या फिर किस चीज के साथ में, आप ये देख लो कि पूरे पैसेज में से ऑथर जो है वो किस चीज के साथ डिसएग्री कर रहा है या कम एग्री कर रहा है ना। एक बार देखें क्वेश्चन, किस चीज के साथ थोड़ा सा कम एग्री कर रहा है, अब वो क्या होगा बताइए मुझे, किस चीज के साथ कम एग्री कर रहा है। इट मीन्स कि पूरे पैसेज का क्या चल रहा होगा, पूरे पैसेज में कोई अगर पॉजिटिव पॉइंट चल रहा है और एक जगह जहां पर जो नेगेटिव पॉइंट चल रहा है, नेगेटिव, इट मीन्स कि ऑथर क्या कर रहा है, जो सपोज ये एक पैसेज है, पैसेज के स्टार्टिंग में कोई टॉपिक है, ऑथर जो है किसी को क्या कर रहा था, किसी के बारे में बता रहा था, प्रेज कर रहा था एंड ऑल दैट, बट लास्ट में आके ऑथर जो है उस चीज के साथ एग्री नहीं कर रहा। इट मीन्स पैसेज का ये वाला पार्ट क्या है, नेगेटिव है। आपने जब पैसेज रीड किया होगा तो डेफिनेटली आपने ये चीज नोटिस की होगी कि पैसेज का ये जो पार्ट है वो तो पॉजिटिव है, यानी कि ऑथर किसी को क्या कर रहा है, प्रेज कर रहा है, किसी के साइड ले रहा है, या कोई एक आइडिया बता रहा है, जो भी एक टॉपिक गिवन है उसको एक्सप्लेन कर रहा है। बट लास्ट में जाके ऑथर जो है उस आइडिया के साथ एग्री नहीं कर रहा, ऑथर को आइडिया अच्छा नहीं लगा, या ऑथर डिसएग्री कर रहा है, या ऑथर उसी जो स्टार्टिंग में एक आइडिया गिवन है उसी को क्या कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है। तो आपको कौन से पार्ट से आंसर मिलेगा बताओ, डिसएग्री वाला। डिसएग्री वाला आंसर कहां से मिलेगा, सिर्फ इस पार्ट से। तो आपको पूरे पैसेज पे जाने की नीड नहीं है फिर से, आप सिर्फ अगर थोड़ा कंफ्यूज अगर आप होते हैं तो सिर्फ इस पार्ट को कंसिडर करें, इस पार्ट को रीड करें, आपको यहीं से अपना आंसर मिल जाएगा। दैट्स इट, बस यही करना है आपको, और कुछ भी नहीं करना है। ओके, तो बस आपको लॉजिकली थोड़ा सा कंक्लूजन देखना है, लॉजिकली डिडक्ट करना है एंड आपको आंसर मिल जाएगा। थोड़ा सा लॉजिकली बस सोचना है। आप ये क्वेश्चन ना चेक करता है कि आपकी अवेयरनेस कितनी है, आपकी अवेयरनेस कितनी है कि जो भी आपने रीड किया था क्या आप उससे अवेयर हैं, आपने अच्छे से रीड किया या एवं ऊपर ऊपर से पैराग्राफ को रीड कर लिया, बस यही चीज तो चेक की जाती है इसमें। चले नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पे। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है लास्ट है आपका टाइप, ये है वोकैबुलरी क्वेश्चन। देखिए सबसे इजीएस्ट मैं इनको बोलती हूँ कि सबसे इजीएस्ट होते हैं ये। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन टाइप, और वो है यू मस्ट हैव नोटिस दैट आरसी क्वेश्चन जो है वो इंक्वायर अबाउट सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स भी आपको आते हैं कई बार ऑफ सम पर्टिकुलर वर्ड्स पे दैट अपीयर्स इन द पैसेज, जो कि पैसेज से ही होगा, वर्ड अलग से उठा के नहीं दिया जाएगा, पैसेज का ही कोई वर्ड आपको गिवन होगा, हो सकता है उसका एंटोनिम पूछ ले, उसका सिनोनिम पूछ ले, या उसका मीनिंग पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है। सो दीज आर वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस, बेसिकली वोकैबुलरी बेस्ड होते हैं और इस फ्रीक्वेंटली आपसे पूछे ही जाते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन तो आता ही है, डेफिनेटली आता है किसी न किसी आरसी में। तो अब इनकी स्ट्रैटेजी क्या है, द ओनली गुड वे टू एस वोकैबुलरी, भैया अपनी वोकैबुलरी को इंप्रूव करो और कुछ भी नहीं, और वोकैबुलरी तो आपको इंप्रूव करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज पैसेज ही समझ नहीं आएगा, हमें आरसी ही समझ नहीं आएगा। सो इज टू बिल्ड अप अ स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी बेस, आपका वोकैबुलरी बहुत अच्छा होना चाहिए इस टाइप में। एन इम्पॉर्टेंट थिंग जो है टू कीप इन माइंड इज टू पे स्पेशल अटेंशन टू द contextual meaning of the given words. Apart from the words, you may be asked to the meaning of the phrase. आपसे किसी phrase का भी meaning पूछा जा सकता है, समझ रहे हैं? जरूरी नहीं है कि आपसे किसी vocabulary का ही कुछ हो। अब कई बार पता है क्या है, आपसे ना idiom phrase का भी पूछ लिया जाता है, ओके, एंड किसी वन वर्ड का मैंने कुछ भी पूछ सकता है। जो भी चीज आपकी आई है ना, आप बस ये ध्यान करके चले कि अगर कोई भी टाइप का आपके पास में आपको एडजेक्टिव देखने मिल रहा है, एडवर्ब देखने मिल रहा है, या फिर कोई ईडियम फ्रेजेस या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या कोई अच्छा सा वर्ड, कोई आपको अलग सा वोकैबुलरी वर्ड दिख रहा है, तो इट मीन्स आपको करना क्या है, उस पर थोड़ा सा फोकस करना है। इट मीन्स उस पर क्वेश्चन आ सकता है। ओके, सो या आपके लिए तो बस यही है। थैंक यू। एंड इतने ही थे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, इससे ज्यादा कोई टाइप के क्वेश्चन आते ही नहीं है। फिर चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप कोई भी एग्जाम दे दो, आप कैट का दे दो, ओमेट्स का दे दो, कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे दो, किसी भी टाइप का अगर आप पैसेज या आरसी अगर आपके एग्जाम में आता है तो कुछ भी आपने नहीं करना है, सिर्फ ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जरूर देख लेना। आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो राइटिंग स्टाइल, जो उस पे मैं लेक्चर ले चुकी हूँ, राइटिंग स्टाइल ऑफ द पैसेज, और टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो कितने टाइप के होते हैं और उन्हें डील कैसे करना है। अगर आपने एक बार ये चीज सीख ली तो बस बहुत है। और बाकी इन सब क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। मैं जो अभी
जो सीरीज है अपनी रात को 11 PM वाला, जिसमें कि प्रैक्टिस सेशन रहता है, तो उसमें हम डेफिनेटली इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इवन कंप्लीट VRC करने वाले हैं। तो आप कनेक्टेड रहें और इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें, जो मेरा टेलीग्राम है डेफिनेटली उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड सेकेंड थिंग ये है वेट, कि अगर आपको अच्छा लगा है जो भी मैंने आपको बताया है, तो आपने करना क्या है, आप लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर सकते हैं इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेरी। अगर आपके पास में कोई भी टाइप का, किसी भी टाइप का इसके रिलेटेड कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई। और अगर कोई और टाइप का भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ये टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बिकॉज आपको यहाँ पर कुछ चीजें, मैं कुछ पोल्स एंड वोकैबुलरी के एंड और चीजों के पोल्स जो हैं वो यहाँ पर आपको मैं देती रहती हूँ, तो आप इसको जरूर ज्वाइन करें। एंड न्यूज़पेपर सबसे इंपॉर्टेंट है कि आरसी क्वेश्चंस तो खैर बाद की बात है, पहले आपने जो भी आरसी है आप उसको भी है ना आप अंडरस्टैंड कर पाए, उसके लिए आपका एक मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक आप हैबिचुअल रीडर होने चाहिए। अगर आपको रीडिंग की हैबिट नहीं है तो भैया रीडिंग की हैबिट बनाइए। और मैं अब भी यही कहूंगी कि पर्टिकुलर चीजों को रीड करके नहीं, कि मैम मुझे इस टाइप के नॉवेल्स पसंद है तो मैं इस टाइप के नॉवेल्स जो है वो रीड कर लेता हूं और मैं उन्हीं के थ्रू क्या है अपना प्रिपरेशन कराऊंगी। एक ही टाइप के, देखो एक ही टाइप के आरसीज नहीं आते हैं, वी हैव वर्सेटाइल आरसीज इन आवर एग्जाम। तो हमारे पास में डिफरेंट एरियाज के डिफरेंट क्राइटेरियाज के जो है आरसीज आने वाले हैं, है ना। तो आपको हैबिट भी अपना उसी टाइप से बनाना है कि आप डिफरेंट एरियाज के आरसीज को रीड करेंगे, राइट। तो आप डिफरेंट एरियाज के आरसीज को, या आप देख लें एक बार टेलीग्राम, तो डिफरेंट एरियाज के आरसीज आपको आए, उसके लिए या तो आप अलग अलग टाइप के नॉवेल्स रीड कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये, अगर आपको नॉवेल्स ही रीड करने हैं, बट उसके लिए अगर मैं कोई बेस्ट चीज़ आपको बताऊंगी तो वो है न्यूज़पेपर रीडिंग इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें वर्सेटाइल न्यूज़ होती है, डिफरेंट एरियाज की न्यूज़ होती है। तो कभी एक न्यूज़ इसका रीड कर लिया, आपको एटलीस्ट 1 आवर का रीडिंग तो करना ही चाहिए इफ़ यू आर अ बिगनर। और अगर बिगनर नहीं हो तो 45 मिनट का रीडिंग तो आपको फिर भी करना है, ओके। तो आई होप कि आज का टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा, तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। एंड बस अभी तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं रात को 11 बजे। एंड संडे को जो है हमारा एक आस्क मी एनीथिंग लेक्चर होता है, बस उसके अलावा और कुछ नहीं होता है। संडे के दिन सिर्फ वो एक ही लेक्चर होता है, बाकी डेज पे हमारा कंटिन्यूस जो लेक्चर चलते हैं वो सेम टाइमिंग है। अगर आपको टाइमिंग्स नहीं पता है तो आप टेलीग्राम पे चेक कर सकते हैं। एवरी वीक का आपको मिलेगा कि इस वीक में हम ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से इन क्वेश्चंस को डील करें।